नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ पे। तो हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो या जनरल नॉलेज क्यों ना हो, ठीक है। तो हम पॉलिटी स्टार्ट हमने कर दी थी और पॉलिटी में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रही थी, ठीक है। हम वो कंटिन्यू रखेंगे साथ साथ में, लेकिन अब आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी मतलब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे कैसे ब्रिटिश पीपल जो थे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था इंडिया में, ठीक है। उनका पर्पस क्या था बेसिकली इंडिया में आने का, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश पीपल जो थे वो फर्स्ट टाइम इंडिया नहीं आए थे, मतलब फर्स्ट यूरोपियन जो थे वो इंडिया नहीं आए थे, मतलब उससे पहले बहुत यूरोपियंस जो थे वो इंडिया आए थे, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगीज जो थे वो इंडिया आए थे। पुर्तगीज आए, डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे, लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो करेंगे कि पुर्तगीज लोगों के बारे में, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम जो यूरोपियन इंडिया आए थे वो थे पुर्तगीज, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं पुर्तगीज के बारे में कि वो उनका बेसिक पर्पस क्या था इंडिया में आने का, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। जो बेसिक मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, रिसर्च किया है, तो जो जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जो थ्योरी है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी लिखना इतना ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल नहीं लगा, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी आपको बताऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं इस पर लिख भी दूंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे जो थे वो पुर्तगीज लोग इंडिया आए थे, ठीक है। तो अब देखो 1400 के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था इंडिया में, इंडिया के स्पाइसेस मतलब ट्रेड किया जाता था इंडिया से, ठीक है। अब इंडिया आता है एशिया में, तो इंडिया से जो स्पाइसेस ट्रेड किए जाते थे उनकी बहुत डिमांड थी कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। अब यूरोप में इंडिया के स्पाइसेस ट्रेड करके लेके जाते थे। अब स्पाइसेस में मेनली जो आता था वो ब्लैक पेपर आता था, ठीक है। और उसमें सिल्क भी आता था और भी काफ़ी चीज़ों का ट्रेड किया जाता था, पर मेन जो थे वो स्पाइसेस थे, ठीक है। तो उस टाइम पे यूरोप में क्या था कि रोमन एम्पायर जो था मतलब काफ़ी ज़्यादा रूलर होते थे रोमन एम्पायर के, जिन्होंने रूल कर रखा था। और रूल कहाँ कहाँ किया था उन्होंने, यूरोप के साउथ में, अफ्रीका के नॉर्थ में, एशिया के वेस्ट में, ठीक है। तो काफ़ी एरियाज़ को रोमन एम्पायर ने एक्वायर किया हुआ था, ठीक है। और बट 1400 के बाद धीरे धीरे रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होता गया, ठीक है। और ऑटोमन टर्क्स जो थे यानी कि अरब लोग जो थे उनका डोमिनेशन जो था वो इंक्रीज होता गया इजिप्ट में, पर्शिया में, ठीक है। अब जो पर्शिया है, पर्शिया पुराने टाइम में तो उसको पर्शिया बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे उसको बोला जाता है ईरान, ठीक है। तो अब जब अरब के लोगों का डोमिनेशन एशिया के वेस्ट में, अफ्रीका के नॉर्थ में बढ़ने लगा, तो रोमन एम्पायर ऑटोमेटिक डिक्लाइन होता गया, ठीक है। अब जो अरब लोग थे, ठीक है, उनकी यूरोप के लोगों के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, ठीक है। मतलब अब एशिया में उनका जो था वो ज़्यादा डोमिनेशन होती गई, ठीक है, वेस्ट की तरफ, यूरोप के कुछ, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, ठीक है। अब यूरोप वालों को इंडिया जाने का सिर्फ एक ही रूट पता था, ठीक है। और वो रूट था लैंड रूट, ठीक है। यानी कि बाय लैंड कैसे यूरोप पहुंचा जा सकता है और इंडिया से यूरोप से इंडिया जाया जा सकता है वो पता था। लेकिन उस लैंड रूट में अरब लोगों की क्या थी, डोमिनेशन, ठीक है। तो अरब लोग जो थे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते थे यूरोप के लोगों को, यानी कि यूरोप के लोग अगर बाई मिडल मैन स्पाइसेस खरीदते थे, मतलब अरब के जो लोग थे बाई मिडल मैन उनके थ्रू जो थे स्पाइसेस को अगर खरीदते थे तो फिर उनको बेनिफिट नहीं होता था, ठीक है।
और ज़्यादा रेवेन्यू जो अर्न करते थे वो अरब के लोग फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो अरब के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होने लगा इस चीज़ से। तो फिर यूरोप के लोगों ने डिसाइड किया कि वो अब ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है, अपनी स्पाइसेस का ट्रेड खुद करने के लिए वो अब बाय सी रूट को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि वो कोई ऐसा रूट निकालेंगे बाय सी रूट जिससे वो इंडिया पहुंच सकें, जिससे वो खुद ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो क्योंकि लैंड रूट से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे अरब के लोग उनसे ज़्यादा पैसे अर्न करते थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा पैसे लेते थे, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था जो ट्रेडर्स थे उनको, ठीक है। तो फिर यूरोप के लोग जो थे उन्होंने डिसाइड किया, जिसमें पुर्तगीज़ थे, स्पेन थे, कि अब वो मतलब सी रूट को जैसे तैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब सी रूट आइडेंटिफाई करने के लिए उस टाइम आया स्पिरिट ऑफ रिनेंसा। अब स्पिरिट ऑफ जो रिनेंसा है उसका मतलब है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी यूरोप में, ठीक है, हर एक चीज़ में, नेविगेशन में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शिप्स बनाई जाने लगी। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जब होती है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा आने लगी हर एक चीज़ की, ठीक है। तो यूरोप में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नेविगेशंस में, ठीक है। तो अब यूरोपियंस को लगा कि अब हम जो हैं वो जैसे तैसे ईस्ट वाली साइड में पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब उसी बीच एक ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ठीक है। अब ये ट्रीटी जो थी टॉर्डेसिलास की, ये 1494 में साइन की गई। तो मैंने आपसे जो बात की थी वो की थी ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ठीक है। अब ये ट्रीटी जो थी वो 1494 में साइन की गई स्पेन और पुर्तगीज में, ठीक है। और इस ट्रीटी में नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज को डिवाइड किया गया। अब ये कंट्रीज डिवाइड हुई स्पेन और पुर्तगाल में, जिसमें अटलांटिक ओशियन से वेस्ट वाली साइड आई स्पेन को और ईस्ट वाली साइड आई पुर्तगीज को, ठीक है। तो तब पुर्तगीज लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब उनके लिए इजी हो गया सी रूट से जाना ईस्ट वाली कंट्रीज की तरफ, ठीक है। अब उन्होंने नेविगेशन की, मतलब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शिप्स बनाना स्टार्ट कर दी, नेविगेशन स्टार्ट कर दी, और फिर वो सी रूट आइडेंटिफाई करने लगे, ठीक है। तो हमने बात की कि कैसे कैसे जो थे वो पुर्तगीज लोग जो थे वो इंडिया आने के लिए सी रूट ढूंढने लगे, ठीक है। तो उन्होंने लास्ट में जो इंडिया पहुंचे, कोशिश तो देखो बहुत सारे पुर्तगीज लोगों ने की इंडिया आने की, ठीक है, जिसमें एक प्रिंस हेनरी थे, प्रिंस हेनरी, जिनको बोला जाता था नेविगेटर, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रिंस हेनरी को बोला जाता था नेविगेटर, जो कि पुर्तगीज थे, और उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स को ढूंढने की कोशिश की थी, और उनका मेन एम था ईस्ट वाली कंट्रीज की तरफ जो है वो आना और रूट ढूंढना। बट प्रिंस हेनरी की हो जाती है डेथ, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने केप ऑफ गुड होप से, अब केप ऑफ जो गुड होप है वो अफ्रीका की लास्ट पॉइंट को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का मैप है उसके जो लास्ट टिप को बोला जाता है, उसके थ्रू इंडियन ओशियन में आके और इंडिया में जो फर्स्ट टाइम रीच किए वो थे वास्को ड गामा, ठीक है। अब वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशियन से, और वो पहुंच जाते हैं 3 शिप्स के साथ, कहाँ पे, कैलिकट में, ठीक है। और वो आते हैं 1498 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कब आए थे फर्स्ट टाइम इंडिया, 1498 में, ठीक है। वो 3 शिप्स के साथ आए थे, और जो उनके पायलट थे वो थे गुजराती पायलट, ठीक है, जिनका नाम था, और ये नाम भी याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल माजिद, ठीक है। जो इनके गुजराती पायलट थे अब्दुल माजिद, वो कैलिकट पहुंचते हैं, ठीक है, 1498 में, ठीक है। अब कैलिकट है केरला में,
आज के टाइम पे, ठीक है। तो कैलिकट में एक हिंदू रूलर होते थे जिनका नाम था जैमोरिन, ठीक है। अब जब ये कैलिकट में पहुंचते हैं तो जो जैमोरिन थे वो इनको बहुत ही एक फ्रेंडली तरीके से इनको एक रिसेप्शन देते हैं, ठीक है। उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है बाय जैमोरिन, ठीक है। अब जो किंग थे जैमोरिन, उस टाइम पे अरब लोग भी वहाँ होते थे और ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रेड में अरब लोग चाहते तो नहीं थे कि पुर्तगीज़ लोग भी वहाँ पहुँचें और ट्रेड करें, ठीक है। लेकिन वो अपने ट्रेड में इतना ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे कि उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पुर्तगीज़ लोगों की इंटेंशन मेनली क्या थी इंडिया आने की, ठीक है। ट्रेड तो उनका था ही, ठीक है, पर वो अपनी इंक्रीज़ करना चाहते थे, मोनोपलाइज करना चाहते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वास्को डी गामा थे वो स्टे करते हैं इंडिया में 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए वो स्टे करते हैं इंडिया में। और जब वो इंडिया से पुर्तगाल वापस जाते हैं तो वो अपने साथ एक बहुत ज़्यादा मतलब शिप भर के एक कार्गो भर के लेके जाते हैं पुर्तगाल, ठीक है। और वहाँ पे व्यापार करते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं और इंडिया से जितना भी वो सामान लेके जाते हैं और उनको यूरोपियन मार्केट में बेचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। किसको? वास्को डी गामा को, ठीक है। अब ये बात हो गई वास्को डी गामा की कि वो कैसे कैसे इंडिया पहुंचते हैं, कैलिकट में पहुंचते हैं, ईयर में पहुंचते हैं 1498 में। और अब्दुल माजिद थे गुजराती पायलट जो उनको कैलिकट पहुंचाते हैं। जैमोरिन जो कि हिंदू रूलर थे कैलिकट में, वो उनका क्या करते हैं, फ्रेंडली रिसेप्शन उनको देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ, वो 3 मंथ के लिए इंडिया रुकते हैं और इसके बाद बहुत ज़्यादा अपने साथ सामान लेके जाते हैं और उसको यूरोपियन मार्केट में बेचते हैं और उस सामान को बेच के वास्को डी गामा को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब वास्को डी गामा के बाद 1500 में एक पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, ठीक है। ये जो पेड्रो एल्वरेज कैब्रल थे ये 1500 में आते तो हैं इंडिया, बट वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं कैलिकट में, ठीक है। वो एक फैक्ट्री बनाते हैं कैलिकट में, ठीक है। इनके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो देखो हमने बात की कि वास्को डी गामा जो थे वो इंडिया आए फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इंडिया में आके वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ ले गए 3 मंथ्स स्टे करने के बाद और वहाँ पे बेच दी यूरोपियन मार्केट में, ठीक है। और वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है, उस ट्रेड से, ठीक है। फिर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि पेड्रो एल्वरेज जो थे कैब्रल वो 1500 में इंडिया आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा के बाद, ठीक है। तो वो 1500 में इंडिया आए और उन्होंने सिर्फ मतलब जो पेड्रो थे उन्होंने सिर्फ एक काम किया, फैक्ट्री बनवाई कैलिकट में, ठीक है। अब जो वास्को डी गामा थे वो इंडिया एक बार आके चले गए। अब सेकेंड टाइम वो फिर से इंडिया आते हैं 1501 में, ठीक है। पहले आए 1498 में, फिर 1501 में वो फिर से इंडिया आते हैं और इंडिया में आके वो ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बनाते हैं। एक तो बन गई थी कैलिकट में, कैलिकट में बनती है, कैन्नौर में बनती है और कोचीन में बनती है, ठीक है। तो वो और फैक्ट्रीज जो हैं ट्रेडिंग फैक्ट्रीज वो एस्टेब्लिश कर देते हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो फर्स्ट गवर्नर जो पुर्तगीज किंग के द्वारा भेजे गए इंडिया में, ठीक है, वो कौन थे। तो जो फर्स्ट गवर्नर थे जो इंडिया भेजे गए वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगीज गवर्नर कौन थे फर्स्ट जो इंडिया भेजे गए और कब भेजे गए। 1505 में भेजे गए, ठीक है, 1505 एडी में। और 3 इयर्स के लिए इनको एज अ गवर्नर भेजा गया किंग के द्वारा इंडिया, ठीक है। अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे इनका मेन पर्पस क्या था इंडिया में भेजने का। तो इनका पर्पस था इंडिया में आने का कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना इंडिया में पुर्तगीज लोगों की, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बनाना इंडिया में और
डिस्ट्रॉय करना मुस्लिम ट्रेड को, ठीक है। अब मुस्लिम जो अरब ट्रेड वाले लोग वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे ट्रेड से, ठीक है। तो पुर्तगीज़ चाहते थे कि वो बेनिफिट वो अरब लोगों को ना मिल पाए और पुर्तगीज़ अपना एक होल्ड बना सके इंडिया पे। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ जो थे अरब के अंडर, जैसे मलक्का, एडन, ऑर्मज़, ठीक है, तो जैसे आइलैंड्स भी थे कुछ उनके अंडर, तो उनको क्या किया जाए, ऑक्यूपाई किया जाए, ठीक है। यानी कि अरब को एक टाइप से कंट्रोल करने के लिए ये पूरा प्लान था पुर्तगीज़ का, ठीक है। फिर क्या होता है, जब पुर्तगीज़ की एक थोड़ी सी एडवांसमेंट लगती है होने, वो और ज़्यादा एरियाज़ को ऑक्यूपाई लगते हैं करने, तो एक बैटल होती है दीव में, ठीक है। और ये बैटल होती है इजिप्ट और गुजरात नेवीज़ के साथ, ठीक है, पुर्तगीज़ की। और ये बैटल 1507 में होती है। 1505 में आए थे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ठीक है। 1507 में बैटल होती है पुर्तगीज़ और इजिप्ट और गुजरात की नेवीज़ के साथ, ठीक है। तो पुर्तगीज़ जो थे इस बैटल में हार जाते हैं और इजिप्ट और गुजरात नेवीज़ जीत जाती हैं। और इस बैटल में जो अल्मेडा थे, ये जो गवर्नर भेजे गए थे इंडिया में, इनके बेटे की डेथ हो जाती है, ठीक है। इस बैटल में इनकी डेथ हो जाती है। फिर अल्मेडा क्या करते हैं, फिर से अगेन 1 साल के बाद एक और बैटल करते हैं और फिर वो डिफीट कर देते हैं इजिप्टियन और गुजरात नेवीज़ को, ठीक है, डिफीट कर दिया। फिर उसके बाद अल्मेडा का जो मेन विजन था वो था मास्टर ऑफ इंडियाज ओशियन, कि पुर्तगीज जो है को बनाना क्या, मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है, कि सारा इंडियन ओशियन जो है उस पे कंट्रोल, पूरे मास्टर जो हो वो कौन हो, पुर्तगीज़ हो, ठीक है। यानी कि पुर्तगीज़ के अलावा कोई और जो लोग या अरब हैं या कोई और वो कंट्रोल ना करे इंडियन ओशियन को, ठीक है। तो जो ये गवर्नर थे इनका मेन पर्पस यही था कि इंडिया के पूरे इंडियन ओशियन को अपने कंट्रोल में रखना, उसका एक मास्टर बनना, ठीक है। अब जो एक पॉलिसी थी जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दी थी, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो फर्स्ट टाइम किसने दी थी। हिज पॉलिसी, जो अल्मेडा की जो पॉलिसी थी ना कि हम पूरे इंडियन ओशियन पे मास्टर बनेंगे, तो वो जो पॉलिसी थी उसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ये दी। अब सेकंड जो गवर्नर थे जो पुर्तगीज़ किंग के द्वारा भेजे गए इंडिया में, वो थे अल्फोंसो डी एल्ब्यूकर्क, ठीक है। फर्स्ट थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड सेकंड वन इज अल्फोंसो डी एल्ब्यूकर्क, ठीक है। अब ये जब इंडिया आए तो इन्होंने जो मेन काम किए वो क्या थे, इन्होंने पुर्तगीज़ पावर को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। पुर्तगीज़ को एक स्ट्रॉन्ग बना दिया, कहाँ पे, इंडियन ओशियन में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेसिस जो थे वो बना दिए, जितने भी एंट्रेंसेस थे मेन इंडियन ओशियन में वो उन सब पे अपना एक कंट्रोल बना दिया, ठीक है। और बहुत सारे अपने बेसिस भी बना दिए इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया इंडियन ओशियन में, ठीक है। अब इनके टाइम पे गोवा को एक्वायर किया गया, किससे एक्वायर किया गया, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर के टाइम पे गोवा को एक्वायर किया गया था, और वो किया गया था अल्फोंसो डी एल्ब्यूकर्क के टाइम पे, ठीक है। और कब एक्वायर किया गया था, 1510 में, ठीक है। और लिया गया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को, ठीक है। तो हमने बात की सेकेंड गवर्नर की जो कि आए थे अल्फोंसो डी एल्ब्यूकर्क, ठीक है। अब जो थर्ड गवर्नर इंडिया आए वो थे नीनो द कुन्हा, ठीक है। अब ये जो थे थर्ड गवर्नर ये आए 1529 में, ठीक है। और 1529 में ये आए और 1530 में इन्होंने हेडक्वार्टर्स को, जो पुर्तगीज़ हेडक्वार्टर था इंडिया में वो था कोचीन में, जिसको शिफ्ट कर दिया गोवा में। अब ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट गवर्नर जो थे इंडिया आए थे वो कौन थे,
सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे और इन्होंने क्या क्या काम करवाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जिन्होंने हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया था कोचीन से गोवा में, वो थे नीनो दा कुन्हा। ठीक है, अब ये इन्होंने 1530 में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिए और इन्होंने जैसे अब गोवा को भी कैप्चर कर लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो साउथ वाला इंडिया था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, कोचीन वाला एरिया, गोवा वाला एरिया, तो इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे वेस्ट की तरफ गया और फिर वो बंगाल की तरफ मूव करने लगे पुर्तगीज़। ठीक है, जैसे ही वो उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होने लगा बंगाल में, तो इनके टाइम पे क्या हुआ, बंगाल में एक पुर्तगीज़ हेडक्वार्टर बनाया गया हुगली में। ठीक है, इनके टाइम पे एक और हेडक्वार्टर बनाया गया हुगली में। ठीक है, अब 1535 में पुर्तगीज़ ने दीव को भी एक्वायर कर लिया और 1539 में दमन को भी एक्वायर कर लिया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोवा को कब एक्वायर किया था। 1510 में एक्वायर किया गया था, दीव को 1535 में एक्वायर किया और 1539 में दमन को एक्वायर किया पुर्तगीज़ लोगों ने। ठीक, तो जैसे जैसे 3 गवर्नर आए, पुर्तगीज़ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता गया इंडिया पे, इंडियन ओशियन पे। ठीक है, अब जितने भी गवर्नर आए उन्होंने किसी न किसी एरिया को कैप्चर किया इंडिया में। ठीक है, गोवा के बाद सूरत, सूरत से गुजरात के एरियाज़, ठीक है, फिर बंगाल की तरफ मूव करते चले गए। ठीक है, पुर्तगीज़, तो इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया। बट कुछ टाइम के बाद फिर इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या रीजंस थे डिक्लाइन होने के पोर्तुगीज़ के। ठीक है, इंडिया में। तो अब हम इन रीजंस को देख लेते हैं कि कैसे कैसे पुर्तगीज़ का जो था वो डिक्लाइन होता गया इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेन रीज़न था इनके डिक्लाइन होने का कि और ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टीज़ जो थी वो आती चली गई। ठीक है, अब वो पावरफुल डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी, इजिप्ट, पर्शिया। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में क्योंकि उनका एक साउथ की तरफ थोड़ा सा वेस्ट ईस्ट की तरफ होल्ड तो था, लेकिन नॉर्थ वाले रीजन में मराठास जो थे उनका एक राइज लग पड़ा होने इंडिया में। ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डायनेस्टीज बनती चली गई। इस वजह से पोर्तुगीज़ का होल्ड जो था वो और डाउन होता चला गया। ठीक है, अब मराठास जो थे उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ जो थे वो एक्वायर भी किए पोर्तुगीज़ से। ठीक है, तो उन्होंने ये वसाइन वाला, सेलसेट वाला जो रीजन था वो 1739 में, वसाइन वाला जो रीजन था 1739 में एक्वायर कर लिया पोर्तुगीज़ से, उसको कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, अब डिस्कवरी हो गई ब्राज़ील की। ठीक है, वेस्ट वाली तरफ। ठीक है, तो वेस्ट वाली तरफ अब डिस्कवर हो गया कि कोई ब्राज़ील भी एक कंट्री है। ठीक है, तो इसने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया पोर्तुगीज़ को वेस्ट की तरफ। ठीक है, ऐसे तो वो ईस्ट की तरफ अपना एक होल्ड बनाए हुए थे पोर्तुगीज़। ठीक है, ईस्ट वाली तरफ, यानी कि अटलांटिक ओशन से ईस्ट वाली तरफ को। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब डिस्कवरी हो गई ब्राज़ील की, तो ये वेस्ट की तरफ को मूव करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर आते हैं डच एंड इंग्लिश पीपल। ठीक है, तो अब जो डच और इंग्लिश लोग थे वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने लगे नेविगेशन की। ठीक है, तो वो नेविगेशन के लिए वो बहुत सारी शिप्स बनाने लगे, सी रूट्स को ढूंढने लगे और उन्होंने भी इंडिया पहुंचने का सी रूट जो था ओशियन के थ्रू वो रूट ढूंढ लिया। ठीक है, तो डच और इंग्लिश भी फिर इंडिया पहुंच गए। ठीक है, अब कुछ एरियाज जैसे मालाबार कोस्ट के जो एरियाज़ थे जो पुर्तगीज़ के अंडर थे, ठीक है, वो डच लोगों ने एक्वायर कर लिए मालाबार कोस्ट के। ठीक है, और 1612 में सूरत को भी कैप्चर कर लिया गया बाय इंग्लिश पीपल। ठीक है, तो जैसे डच और इंग्लिश का होल्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग होता गया और पुर्तगीज़ का जो होल्ड था इंडिया में वो कमज़ोर होता गया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ बनती जा रही थी, मराठाज आ रहे थे। ठीक है, इजिप्ट, पर्शिया वाला, तो और ये वेस्ट की तरफ को भी मूव होना शुरू हो गए थे क्योंकि ब्राज़ील की उस टाइम डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब इनको लगा कि हमें
वेस्ट की तरफ को मूव करना चाहिए ज़्यादा फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो था धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू होता गया पोर्तुगीज़ का, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आज हमने कर लिया पोर्तुगीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यों उनका पर्पस क्या था स्टार्टिंग में इंडिया आने का, क्यों आए, उनके गवर्नर कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम करवाए, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की, ठीक है। मतलब इसी का ही पार्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में ही हम पोर्तुगीज़ कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे डच और इंग्लिश जब इंडिया आए, फिर कैसे कैसे जो है आगे इंडिया को एक्वायर किया गया, कैप्चर किया गया बाय ब्रिटिश पीपल, ठीक है। तो आज का फिर टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।